हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिए थे। अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ पर लास्ट हमने किस पर बात की थी? आपके इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें कि हमने वाष्पीकरण क्या होता है ये समझ लिया था कि वाष्पीकरण आपका किसे कहते हैं, और एक फेनोमेना है, एक घटना है जो कि किस प्रकार से हो रही है कि जब कोई द्रव जो है वो वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है ना, वाष्प अवस्था में जा रहा है, या आप क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई द्रव अपनी फेज चेंज करता है, अवस्था परिवर्तित करता है और अवस्था परिवर्तित करके वो गैसीय अवस्था में जाता है, इसे ही हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपने बोला कि इवेपोरेशन जैसे जल का हो रहा है, जल का तापमान बढ़ता है, पानी का जो द्रव अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है उसका तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है, वो आपका भाप में बदलने लगता है। तो यही जहाँ पर फेज चेंज हो रहा है उसी को वाष्पीकरण या वाष्पन कहा जा रहा है। ये बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। यानी जब कारकों के बारे में पूछा जाता है तो यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो कि प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि जिनकी वजह से वाष्पीकरण कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हो जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज के रेट को, ठीक है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही है, वाष्पीकरण किनसे ज्यादा हो रहा है और किस वजह से कम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका फैक्टर है तापमान, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर किस तरह से इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, तो आपने देखा है कि जो वाष्पीकरण है, जब पानी का तापमान बढ़ रहा है तभी वाष्पन हो रहा है ना। पानी का तापमान कम है तो वाष्पन नहीं हो रहा है, या वाष्पीकरण कराने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना है, तो इसका मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर भी तेज होगी, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा या तापमान के बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की जो दर है वो भी आपका बढ़ेगी, है ना। जैसे वाष्पीकरण कहाँ हो रहा है, हमने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है, कपड़े वॉश किए जाते हैं उसके बाद सुखाने के लिए डाले जाते हैं तो कपड़े सूखते हैं। तो कपड़े जो सूख रहे हैं वो इवेपोरेशन की घटना पर ही कार्य कर रहे हैं, यानी वाष्पीकरण ही हो रहा है वहां पर। कैसे हो रहा है, ये कोई सपोज कपड़ा है, ठीक है, और कपड़ा किससे मिलकर के बना हुआ है, आपका धागों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह की बुनाई है उसमें, और सपोज इसके बीच में जब धोया जाता है इसको तो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। गीला होने के मतलब इसके अंदर क्या है, पानी की बूंदे हैं कपड़े में, ठीक है। ये पानी की बूंदे हैं यहाँ सभी जगह, इस प्रकार से यहाँ यहाँ सभी जगह पानी की बूंदे हैं आपकी। अब क्या होगा, आपने इसको सुखाने के लिए डाल दिया, सुखाने के लिए डाला तो होता क्या है, यहाँ सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, धूप पड़ेगी या बाहर गर्मी पड़ेगी, उससे क्या होगा, जो ये पानी है या यहाँ पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, जैसे यहाँ से प्रकाश हीट मिलेगी, उसको ऊष्मा मिलेगी, या आप बोल सकते हो इसका ताप बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने से ये जो द्रव है ये कौन से अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा, यानी जो पानी है वो भाप बन के आपका उड़ने लगेगा। समझ रहे हैं, तो ये वाष्पीकरण ही है। वाष्पीकरण में हमने यही तो बोला कि द्रव आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो अब क्या तापमान बढ़ने से ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो सूख जाएगा, क्योंकि हमने देखा है जब गर्मियों का समय आ रहा है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो गर्मियों का समय यानी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और सर्दियों के टाइम में कपड़े लेट सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण धीमे होता है, आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ आपका इवेपोरेशन भी यानी वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, या वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सेकेंड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है या सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो भी आपके वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है।
ठीक है। कोई भी कपड़ा है, आपके पास सेम कपड़ा है, आप क्या करते हैं उसको फैला करके डालते हैं जब सुखाने के लिए डालते है ना। लेकिन अगर आप उसको फैलाने की जगह इकट्ठा करके रख देंगे तो आपने क्या कर दिया, उसका सरफेस एरिया कम कर दिया। क्या कर दिया, सरफेस एरिया कम कर दिया। एक कपड़ा आपने इस तरह से मोड़ करके डाल दिया सुखाने के लिए, गीला है ये, ठीक है। एक कोई कपड़ा है जिसका आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये आपने पूरा फैला करके डाला है। दोनों में से जल्दी कौन सूखेगा, जिसको आपने फैला करके रखा है। फैलाने का मतलब क्या है कि इसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि आपने 1 लीटर पानी को इस वेसल में लिया है, इसका सतह का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, और उसी 1 लीटर को आपने इस बड़े बर्तन में लिया है जिसका सरफेस एरिया ये है। तो जल्दी वाष्पीकरण कहाँ से होगा, दोनों में 1 लीटर ही है जल, तो वाष्पीकरण इससे जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपका सतह पर हैं जो वाष्पीकृत हो जाएंगे, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर आपके कुछ ही पार्टिकल्स हैं। ओके, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा, तो उसके बढ़ने से, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी सतह पर आ गया है ना, सतह पर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और फिर वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही पार्टिकल्स आ रहे हैं उसकी तुलना में, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें वाष्पीकरण की दर तेजी से होगी, यानी वाष्पन यहाँ तेजी से होगा। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ठीक है ना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है। नाउ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, जो हमारे आसपास जितनी भी वायु है उस वायु में क्या होता है, पानी की बूंदें होती है ना, वाटर वेपर्स होती है, जलवाष्प होता है उसमें, ठीक है, तो वही ह्यूमिडिटी है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ओके, अगर आपका जो बाहर एनवायरमेंट है वो ह्यूमिड है, या आप बोल सकते हो उसमें नमी है, अगर आर्द्रता है, आर्द्र है वो, तो फिर इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी सराउंडिंग्स में बहुत सारा क्या है, आप बोल सकते हो वाटर वेपर्स हैं या फिर वाटर है ना। लेकिन जब शुष्क होगा एनवायरमेंट, शुष्क कब होता है, गर्मियों के समय, उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी कम, इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करेगा, समझ रहे हैं। और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो। ओके, सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो वाष्पीकरण है वो कम होगा। ओके, नेक्स्ट विंड स्पीड, हवा की जो गति है वो भी एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन को प्रभावित करता है। तो कभी आपने देखा होगा हवा बहुत तेज चल रही है, जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कपड़ों के सूखने का मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। तो जैसे जैसे हवा की गति तेज होगी वाष्पीकरण भी तेज होगा, यानी कि हवा के तेज चलने से वाष्पीकरण की दर भी तेज। So the rate of evaporation increases with an increase in wind speed. Okay? चलिए, so ये सारे फैक्टर्स आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तापमान है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा दूसरा क्या है आपका, सतही क्षेत्रफल या सतह का जो क्षेत्रफल है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया। आर्द्रता, आर्द्रता में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा। हवा की गति में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं, बस आपको ये नोट करनी है जल्दी से। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जिनका हिंदी है मीडियम, तो वो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे
होती है, यानी कि वाष्पीकरण से ठंडक कैसे महसूस होती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो भी वाटर, जैसे पानी की बात कर रहे हैं हम कि पानी है तो पानी को ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से लेगा? अपने सराउंडिंग से लेगा जहां पर वो उपस्थित है। तो जब वो अपने सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा तो वहां टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तापमान वहां से खींच लेगा, आप बोल सकते हैं, तो वहां पर तापमान कम हो जाएगा जिससे शीतलता का अनुभव होगा। ठीक है, so during evaporation the particles of a liquid absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle forces of attraction and undergo the phase change। ठीक है, जिसको मैं हीट बोल रही हूँ उसको एग्जैक्ट हीट नहीं बोलेंगे, बेसिकली वहां पर वो ऊर्जा आपकी ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना फेज चेंज करना है, यानी कि उसको अपनी करनी है अवस्था परिवर्तन, है ना। लिक्विड से जाना है आपका गैसियस स्टेट में। तो उस केस में क्या होगा कि अपने आसपास से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और जब वो ऊर्जा को अब्सॉर्ब करेगा उस टाइम जितनी भी हीट है उसकी, वो जब वो ले रहा है तो उसकी सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी, यानी कि ठंडा हो जाएगा। ओके, सो समझ आया आपको? ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स to overcome the interparticle forces of attraction and undergo the phase change. The absorption of heat from the surroundings makes the surrounding cool। क्या समझ आता है इससे? इससे हमें समझ आता है कि सपोज ये मेरी स्किन है, ठीक है ना, मेरा हाथ है, मेरा हाथ में पानी की बूंद गिरी, ठीक है ना, यहाँ पर पानी की बूंद गिरी। अब इस पानी की बूंद को क्या करना है, वाष्पीकृत होना है। तो ये वाष्पीकृत होने के लिए क्या करेगी बच्चे, ये अपने सराउंडिंग से, यानी पानी की बूंद यहां पर गिरी, उसको अपने आसपास से क्या करनी है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करना, ऊष्मा को अवशोषित करना। क्योंकि यहाँ पर तो हम इसको गर्म नहीं कर सकते, वैसे तो हम पढ़ रहे थे कि पानी को गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने के बाद वो वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन स्किन में गिरा हुआ है मेरे यहाँ पर, तो मैं उसको गर्म नहीं करूंगी। वो क्या करेगा, वो स्वयं से अपने आसपास से हीट है या एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है ना, जब वो हाथ के आसपास से, जहां पर वो है उसके आसपास से क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो उसके आसपास का जो स्थान है जितना भी, वो कैसा हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा जितना वो कवर कर रहा है। इस इतने पार्ट को ये कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर से क्या करेगा, ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा ताकि ये किस में जा सके, गैसियस स्टेट में जा सके। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में जाने के लिए इसको क्या करना है, ऊष्मा को या एनर्जी को अब्सॉर्ब करना है। तो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की, तो जहां से उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ठंडा हो गया। तो इस वजह से हमें क्या हो रहा है, शीतलता का अनुभव हो रहा है। समझ आया? वाष्पीकरण के दौरान एक तरल के कण आकर्षण के अंतर कण बलों पर काबू पाने के लिए परिवेश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और चरण परिवर्तन से गुजरते हैं। आसपास से गर्मी को अवशोषण आसपास को ठंडा बनाता है। यानी क्या समझ आता है इससे? इससे समझ आता है हमें कि वाष्पीकरण के दौरान हो क्या रहा है। वाष्पीकरण के दौरान हो रहा है कि ये जो पार्टिकल हैं या इसके आसपास जितने भी पार्टिकल हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल इस तरह से होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो उसने क्या बोला, वाष्पीकरण के दौरान एक तरल जो है उसके कण आकर्षण के अंतर कण बलों पर काबू पाने के लिए परिवेश से ऊर्जा, यानी कि ये जो आकर्षण बल है इसको तोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, उनके आसपास जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और आकर्षण बल क्यों तोड़ना है, क्योंकि उसको जाना है गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण में जो आपका द्रव है वो क्या करेगा, अपने परिवेश से ऊर्जा को अवशोषित करेगा। द्रव अपने परिवेश से ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे उसके आसपास शीतलता का
अनुभव होता है। ओके, चल चलिए अब एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग, ठीक है ना। वाष्पीकरण के कारण जितनी भी शीतलता आपको मिल रही है वो सब आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है बताओ। वाष्पीकरण के उदाहरण हमने बहुत सारे देखे कि वाष्पीकरण जैसे कपड़े सूख रहे हैं वहां वाष्पीकरण हो रहा है, समुद्र का जल वाष्पीकृत हो रहा है, बहुत सारी जगह पर हमने वाष्पीकरण की बात की। लेकिन कूलिंग इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। बेसिक सा एग्जांपल है, गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है ना, बॉडी स्वेट करती है, ठीक है, स्वेट को रिलीज करती है। और जब भी वो क्या होता है, जब स्वेटिंग होती है उसके बाद उसका वाष्पीकरण होता है तो उसके कारण बॉडी को कैसा फील होता है, कूल यानी कि ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अर्दन पॉट का यूज करते हैं, मटके का या घड़ों का प्रयोग करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। तो वो घड़े के अंदर तो कोई ऐसी मशीन लगी हुई नहीं है जिससे कि वो पानी को ठंडा कर रही है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके साथ भी यही हो रहा है कि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से या परिघटना से गुजर रहा है ना। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से आपका क्या होता है, पानी बाहर आता है रिस करके और फिर वो अपने आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, यानी बेसिकली घड़े की एनर्जी को अंदर जो पानी स्थित है वहां से ऊष्मा लेगा और उससे क्या होगा, वो वाष्पीकृत होगा जिससे पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण कैसे एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसके कारण ठंडक महसूस होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन, टू कीप वाटर कूल, पानी को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, इट इज kept in earthenware or we can say earthen pot containers similar to the pores in cotton fabric. The pores in the earthen pot surface area allow for more evaporation, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है बच्चे, देखिए ये अर्थन पॉट है आपका, सपोज घड़ा है कोई, और घड़े में क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ छोटे छोटे यहाँ छिद्र दिख रहे हैं, ठीक है। एज सच बड़े नहीं होते कि आपको दिखाई दे घड़े में कि हाँ ये छेद हो रखा है, छेद नहीं, वो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिस करके बाहर आता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो यहाँ से हीट को यूज करता है, ये जो पानी की बूंद है ये वाष्पीकृत होने के लिए यहाँ से ऊष्मा को या जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो जब यहाँ से इधर को ऊष्मा का क्या होगा, गमन होगा, यानी जो ज्यादा गर्मी थी अंदर वो बाहर को चली गई है तो पानी अब कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी परिघटना पर ये काम कर रहा है। इसके अलावा सेकंड है आपका, सेकंड क्या है, टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट अ लॉट, इवेपोरेशन इज what transpiration ultimately is. Our body's water evaporates using energy in the process and lowering our body temperature as a result, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया, अभी स्किन में स्वेट हो गया है, ठीक है, आपका स्वेटिंग हुई है तो वो स्वेटिंग जो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो आपका वाष्पीकृत होने के लिए एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। और एनर्जी को कहाँ से अब्सॉर्ब करेंगे, स्किन के अंदर से ही अब्सॉर्ब करेंगे, है ना, बॉडी से ही, हमारी बॉडी से ही वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगी, ऊर्जा को अवशोषित अवशोषित करेंगी। तो सारी जो एनर्जी है, हीट है, वो बॉडी से उस स्वेट को या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको इवेपोरेट करने में जाएगी। तो इस प्रक्रिया में एनर्जी बाहर जा रही है तो हमें वहां पर कैसा फील होगा, ठंडक का एहसास होगा, ठीक है। देन वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में हम सूती कपड़े ज्यादा पहनते हैं, कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, since cotton is a powerful water absorbent, it allows more perspiration to come into touch with the air, promoting more evaporation. We have a cooling effect when wearing cotton clothing because of this. ओके क्या कहा गया है, हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अब्जॉर्बेंट होता है, अवशोषक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में अगर स्वेटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, फिर से इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन होने के दौरान हमें ठंडक तो महसूस होगी, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं,
ये आपका स्किन से क्या हो रहा है, स्वेट ग्लैंड है, स्वेट रिलीज हो रहा है, स्किन पे आ गया आपका, ठीक है। ये स्वेट, ये स्किन है, ये स्किन है, स्किन के ऊपर आपको स्वेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये इवेपोरेट होने के लिए, देखो ये इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत होने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे से स्किन से ही क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी यहाँ से बाहर गई, यानी आपका जो ऊष्मा है या गर्मी है वो बाहर को निकली, ठीक है। वो किस में यूज हो गई, इस स्वेट को इवेपोरेट करने में यूज हो गई। अभी जो आपका स्किन है उसको कैसा लगेगा, ठंडा फील होगा आपको, ओके। चलिए, तो आप लोग ये जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपने यहाँ पर देखे, और फिर हमने वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ये हमने देखी, और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक है ना।